दोस्तों, कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक। क्या आप एक बार से फिर जानना चाहेंगे कि भारतवर्ष में सबसे बड़ी बैंक लूट कौन सी हुई, वो किस तरह से हुई, कौन कौन लोग उसके पीछे थे और इसमें कितनी बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व थी। और फिर आपको याद आएगा कि जिसकी वजह से भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा एनपीए हुए, नॉन प्रोडक्टिव असेट्स, जो बैंकों के लोन वापस नहीं आ सके, उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस इन्वॉल्व थी, और फिर उसको किस तरीके से बैंकों को ये जो एक बैंक लूट हुई जो एक बहुत बड़ी अमाउंट की थी, लाखों करोड़ रुपए की, जिसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताऊंगा, उसको बैंक को किस तरीके से बाहर निकाला प्रेजेंट गवर्नमेंट ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और उसका प्रभाव आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आईबीसी, जो 2016 में लाया गया, उसने किस तरीके से ऐसे लोगों की, ऐसे कारपोरेट की कंपनीज को छीनकर दूसरे हाथों में उसको दिया गया, लेकिन उसका इफेक्ट भारत की आर्थिक व्यवस्था पे कितना बड़ा पड़ा, और उस आर्थिक बाहर से निकलने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए, क्या वो लोग जो इसके पीछे इन्वॉल्व थे उन्हें कोई सजा मिली या वो सामने आ पाए, इन सभी चीज़ों का आप देखेंगे। और आज हमारे एनपीए की एज ऑन डेट किस तरीके से बैंक में क्या स्टेटस है, तो मेरे ख्याल से आप सभी जानना चाहेंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि भारतवर्ष में सभी को एक तरीके से डेमेंशिया की आदत है। व्हाट इज दैट डेमेंशिया? मतलब शॉर्ट मेमोरी लॉस हो जाता है। मतलब लोग जो हैं वो कुछ ही दिन तक किन्हीं चीज़ों को याद रखते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं, और जिसका फायदा पॉलिटिकल डिस्पेंशन लेती रही है, और सबसे बड़ा फायदा इसका कांग्रेस रिजीम को पहुंचा, उसके लीडर्स को पहुंचा, क्योंकि वो जिस तरीके से पूरी जनता को बहकाते रहे 1947 से लेके 1913 तक, बीच में एक दो बार जो है वो एनडीए की गवर्नमेंट आई, और बीच में जनता पार्टी, और उसमें भी काफ़ी लीडर्स जो है ना चेंज हुए, बहुत बहुत छोटे छोटे समय के लिए कितने ही प्रधानमंत्री बने। तो मेरा मानना ये है कि ज़्यादातर 2013 2014 मई में जब गवर्नमेंट चेंज हुई और एनडीए की गवर्नमेंट, बीजेपी डोमिनेटेड गवर्नमेंट बनी, और जिसके लीडर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने। तो दोस्तों, शुरू करता हूं दास्तान। आप सभी को विदित है कि 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट बनी, जो कांग्रेस उसमें मेन पार्टी थी, और उसके लीडर चुने गए। पहले तो बनना चाहती थी प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी, लेकिन प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने सभी तर्क को सुनते हुए कहा कि सोनिया गांधी जी, आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं। तो फिर उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम प्रपोज किया और उनको प्रधानमंत्री बनाया, और एक तरीके से वो मूक प्रधानमंत्री बने, और जो सोनिया गांधी जी कहती थी उसी के अनुरूप उन्होंने कार्य किया। तो वो सिर्फ एक प्रॉक्सी पीएम थे, उसके पीछे जो एक तरीके से गवर्नमेंट को चलाने वाली वो श्रीमती सोनिया गांधी जी थी। अब आते हैं 2004 में, जब यूपीए 1 की गवर्नमेंट जीत के आई, तो उसी समय से जो है ना स्कैम, एक के बाद स्कैम जो है ना, वो आप सभी को विदित है, चाहे वो 2G घोटाला हो, या कॉमनवेल्थ गेम घोटाला हो, कोल का घोटाला हो, अंतरिक्ष का घोटाला हो, इस तरीके से, या फिर अब मैं बैंक का घोटाला आपके सामने लाऊंगा, और थोड़ा बहुत मैं टच करूंगा कि फेक करेंसी का क्या घोटाला था। तो इन सभी चीजों को आपको स्मरण होगा कि किस तरीके से हुआ। 2004 में जो है ना 2008 तक एक तरीके पी चिदम्बरम जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और तभी से शुरू हो गया था 2008 से, इवन उसके पहले से, कि फोन के ऊपर बैंक लोन दिए जाते थे।
आपको विदित होगा कि ऐसे एक विजय माल्या भी थे, नीरव मोदी भी थे, और ये लोग जो बाहर चले गए हैं, पर उससे अलग भी आपको पता होना चाहिए कि कितना लोन इस तरीके से विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, विदाउट डूइंग एनी फोरेंसिक ऑडिट, कोई फोरेंसिक ऑडिट नहीं होता था। एक बिजनेस को, एक कंपनी को लोन दिया जाता था, एक कारपोरेट को, और जब वो उस लोन को उतारने के लिए दूसरा लोन दिया जाता था, और एक तरीके से ग्रीडिंग ऑफ फंड्स जो है ना होती थी। और ये सभी लोग जितने भी कॉरपोरेट थे, ये बैंकों से किसी पर्पज को दिखाकर लोन लेते थे, लेकिन वो लोन की अमाउंट लेकर उसको कैसे साइफन करते थे, चाहे तो वो बाहर जो है ऐसे जो टैक्स रहित है वर्जिन आइलैंड से हैं, या और दूसरी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, या दूसरी और जगह हैं जहां पर उन्होंने पैसा अपना किया, या किसी भी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की, या अपने फैमिली के ट्रस्ट बना के उसमें, या दूसरी अपनी जो है अपनी फैमिली मेंबर्स की या अपने दोस्तों की कंपनी बनाकर, या किस तरीके से फॉरेन कंट्रीज में असेट्स किए तो बाद में देखना होगा। पर इस तरीके से फोन बैंकिंग विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बैंक, ये लोन जो है बैंक, जो हमारी जितनी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जिनको हम कहते हैं, जितनी हमारी जो भी बड़ी बड़ी बैंक है, 15 से 20 बैंकों ने लोन देना शुरू किया। और किन लोगों को लोन देना शुरू किया? जो कांग्रेस रिजीम के, जो लीडरशिप के बहुत ही नज़दीक थे, और उनको लोन भी इतनी अमाउंट में दिया गया कि शायद आप चौंक जाएंगे। ये लोन था करीब करीब 2008 से लेकर अप्रैल 2014, क्योंकि मई में एनडीए की गवर्नमेंट आ गई थी और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बन गए थे भारतवर्ष के। तो इस बीच में 2008 से लेकर अप्रैल 2014 के बीच में करीब करीब 33.4 मतलब 33.4 लाख करोड़ रुपया जो है वो बैंकों ने लोन पे दिया बड़ी बड़ी कॉरपोरेट को। उन कॉरपोरेट ने उस पैसे का प्रयोग जिस तरीके से चाहा उस तरीके से किया, और सभी के सभी ये जो लोन ले रहे थे, एक के बाद एक लोन को उतारने के लिए लोन, फिर लोन को एडिशनल लोन, और एडिशनल लोन के बाद में एक तरीके से एसेट्स को रिवाइव करने के लिए, प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के लिए लोन। तो दोस्तों देखते हैं, जब इतनी बड़ी अमाउंट ये विदाउट एनी फॉरेंसिक ऑडिट और विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी इतना बड़ा लोन दिया गया है, तो ये सभी, जब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट आई और इन्होंने असेट क्वालिटी रिव्यू के ऑर्डर्स दिए, तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई कि बैंक लुट चुकी थी, खजाना जा चुका था। आप सोचिए कि 33.5 लाख करोड़ के आसपास इतनी बड़ी अमाउंट इनकम टैक्स पेयर्स का पैसा, हमारे देश की धरोहर, एक तरीके से हमारे कर्मठ व्यक्तियों की धरोहर जो गवर्नमेंट के पास में जाती है, उसको किस तरीके से लुटा दिया गया। इसीलिए इसको कहा जाता है द बिगेस्ट बैंक्स, डे लाइट बैंक्स लूट भारतवर्ष की ये है। और इसके बाद में इसका फर्क ये हुआ कि बैंकों की व्यवस्था, जैसे ही एनडीए की गवर्नमेंट आई और उन्होंने AQR किया और ये आश्चर्यचकित बात उनके सामने आई, तो उन्हें कम से कम 2 साल लगे इसे सोचने में कि बैंकों को किस तरीके से, क्योंकि बैंकों की क्रेडिट एपेटाइट खत्म हो चुकी थी, लिक्विडिटी खत्म हो चुकी थी। बैंक कोई क्रेडिट बिजनेसेस को या एग्रीकल्चर सेक्टर या किसी तरीके से अपने गरीब भाइयों को बिल्कुल नहीं दे सकती थी। ये आया और एक के बाद एक ये बड़े अकाउंट NPA, नॉन प्रोडक्टिव असेट्स बनते गए। नॉन प्रोडक्टिव असेट्स का मतलब है ये जो सभी बड़े कारपोरेट थे, इन्होंने लोन को वापस नहीं किया था, सबके सब जो हैं वो डिफॉल्टर हो गए। और जब डिफॉल्टर हो गए और वो नहीं लोन को वापस कर रहे थे,
तो अब उनके बारे में, रिकवरी के बारे में क्या किया जाए। तब आया एक बहुत बड़ा स्टेप जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। 2016 में काफी विचार विमर्श करने के बाद में आईबीसी को लाया गया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, और प्रक्रिया शुरू हुई कि जिन जिन कॉरपोरेट ने, जिन जिन बड़ी कंपनीज ने ये लोन लिया हुआ है, उनको लोन तो वापस करना पड़ेगा, नहीं तो अपनी कंपनी से उनको हाथ धोना पड़ेगा। तो एक तरीके से जो भी कॉरपोरेट जिन्होंने एक कंजोर्टियम ऑफ बैंक से लिया था, मतलब काफी बैंकों से लोन लिया था, एक ही असेट को बार बार जो है ना वो गारंटी रखते हुए और अपनी पर्सनल गारंटी देते हुए उन्होंने ये बड़े बड़े लोन कंजोर्टियम ऑफ बैंक से लिए या अलग अलग बैंक से लिए। तो इस तरीके से ये एक के बाद एनपीआई, और इसमें सोचना पड़ेगा कि जब ये लोन दिया गया तो क्या आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो एक थे डॉक्टर सुब्बा राव, 2008 से वो 2012 तक रहे, और फिर उसके बाद में 2012 या अर्ली 2013 तक डॉक्टर सुब्बा राव थे। फिर उसके बाद में जनवरी फरवरी 2013 से लेकर 2014 तक इतने उनको बदला नहीं गया, वो डॉक्टर रघुराम राजन जो है वो गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो आप जरा सोचिए कि इतने प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने, क्यों आरबीआई की गवर्नेंस का मॉडल ये नहीं था, क्योंकि सभी कॉरपोरेट पे एक आरबीआई का नॉमिनेटेड डायरेक्टर जो है वो इन सभी कंपनीज में जिनको पीएसबी प्राइवेट सेक्टर बैंक से लोन दिया जाता है, तो उसमें रिजर्व बैंक का एक डायरेक्टर बैठता है। जरा सोचिए कि जब ये लोग थे तो अब आपको देखना पड़ेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर भी कौन थे। तो फाइनेंस मिनिस्टर की भी थोड़ी लिस्ट जो है ना आपको जानने के लिए मुझे अपने नोट्स को रेफर करना पड़ेगा, और उसमें पी चिदम्बरम थे, वो पहले 2008 तक थे। फिर मनमोहन सिंह जी ने 3-4 महीने के लिए 2008 के एंड से 2009 के शुरुआत तक मनमोहन सिंह जी ने एडिशनल चार्ज लिया फाइनेंस मिनिस्टर का, और उसके बाद में प्रणब मुखर्जी रहे 2009 से 2012, जो बाद में राष्ट्रपति भी हुए। और उस फिर एक बार जून जुलाई 2 महीने के लिए मनमोहन सिंह जी ने फिर एडिशनल चार्ज लिया फाइनेंस मिनिस्ट्री का, और 2012 में फिर से पी चिदम्बरम आए, जब सबसे ज्यादा लोन जो है ना वो दिया गया, और एक गोल्ड प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी भी ऐसी लाई गई जिसमें नीरव मोदी या मेहुल चौकसी और ये सभी लोग जो है ना इन्वॉल्व थे, और इन्होंने गोल्ड लोन का जो है ना फायदा उठाया। वो स्कीम भी पी चिदम्बरम के सामने और रघुराम राजन के संज्ञान में थी, और उस स्कीम को लागू करने के लिए भी एनडीए की गवर्नमेंट बनने से सिर्फ 6 दिन पहले ही एक लेटर को सारी मिनिस्ट्री से, 6-7 मिनिस्ट्री से सब परमिशन देके प्रधानमंत्री से क्लियरेंस होके फाइनेंस मिनिस्टर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रेषित किया एक पत्र, और उसके बाद रघुराम राजन ने ऐसे लोगों को अलाउ किया गोल्ड के प्रोक्योरमेंट के लिए। ये तो एक साइड में है। तो अब आपको पता चल गया कि कौन कौन फाइनेंस मिनिस्टर थे और रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। अब जरा सोचिए, यदि ये 33.5 लाख करोड़ रुपया जो बैंकों से अनअकाउंटेड जो है ना ऐसे बिजनेसेस को दिया गया है जो उस टाइम की रिजीम के और बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के, कांग्रेस के नजदीक थे, तो किस तरीके से सबने बैंकों को कैसे लूटा। अब आते हैं एनपीएच पे, नॉन प्रोडक्टिव। जब एक्यूआर हुआ और एक्यूआर के बाद में आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को लागू किया गया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया डर्टी 12। तो ऐसे 12 सबसे बड़े अकाउंट थे जो 45 to 50% थे, और उसमें यदि 12 में 7-8 अकाउंट्स को और जोड़ दिया जाए तो आपको मानना पड़ेगा कि 33.5 लाख करोड़ में से करीब 60-65% पैसा जो था वो करीब 20 लाख करोड़ के करीब सिर्फ इन 17 अकाउंट्स में 17 बड़े बिजनेसेस ने, 17 बड़े
कॉरपोरेट्स ने वो लोन लिए थे। अब जरा इससे पहले मैं आऊं एनपीएस पे, पर जरा सोचिए जो लोन की प्रक्रिया होती है उसमें इतने बड़े लोन वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा उनकी परमिशन के बगैर नहीं दिए जाते। फिर जिस बिजनेसेस और कॉरपोरेट को लोन लेना पड़ता है उन्हें एक कंसल्टेंट को लेना पड़ता है। तो कौन से बिग फोर या कौन सी ऐसी अकाउंटेंट की फर्म थी जिन्होंने उन अकाउंट्स का ऑडिट किया और उसकी गलत रिपोर्ट या मैनिपुलेटेड रिपोर्ट वो बैंक को दी, और उसमें रिजर्व बैंक के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन कॉरपोरेट में बैठते हैं वो क्या कर रहे थे, या इन सभी बिजनेसेस के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे और डायरेक्टर थे क्या वो सभी कंप्रोमाइज थे, उनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जिस तरीके से लोन, तो मेरा मानना ये है कि सभी इसमें शामिल थे, सभी हमाम में नंगे थे। उसके बाद में ऑडिट फर्म आती है, ऑडिट फर्म के बाद में लॉ फर्म आती हैं, वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। और लॉ फर्म का मामला ये भी होता है कि कल को यदि कोई केस होता है तो उसको लड़ने के लिए भी बड़े से बड़े ऐसे एडवोकेट थे जो करोड़ों रुपया चार्ज करते हैं। तो ये भी ऐसे बिजनेसेस ने पहले से ही लेके रखा हुआ था। तो आप जरा सोचिए कौन कौन स्टेक होल्डर हुए। पहले तो बड़े नेता जो हैं जिनकी संरक्षण में, जिनके ऑर्डर्स के द्वारा, सिर्फ फोन के द्वारा जो है बैंकों को प्रेशराइज किया गया, उनके एमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओज को जो है ना प्रेशराइज किया गया, और उन्होंने ये लोन ऐसे ऐसे अकाउंट्स को किया जिनमें उन अकाउंट से इतना बड़ा लोन लेने की क्षमता ही नहीं थी, उनके बिजनेस ही जिन थे, उनकी बैलेंस शीट सारी की सारी मैनिपुलेटेड थी, पर किसी ने नहीं देखा कि उनमें लोन लेने की क्षमता है, एपेटाइट है या नहीं। कोई भी फॉरेंसिक ऑडिट नहीं किया गया, और जिस ऑडिट फर्म ने उनके गलत जो है ना अकाउंट्स को सबमिशन किया बैंकों में, वो सभी मैनिपुलेटेड थे। और जो लॉ फर्म थी या सीए चार्टेड अकाउंटेंट्स थे, तो आप लगा सकते हैं ये सभी एक जो यदि पिरामिड बनाया जाए ऊपर से लेके नीचे तक, जब जो सीनियर मैनेजर हैं जो लोन को देते हैं, तो बैंकों में ये पता था, रिजर्व बैंक को ये पता था, पॉलिटिशियंस को पता था, फाइनेंस मिनिस्टर को पता था, ये मेरा मानना है। और इसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि इतने बड़े लोन जो 33.5 लाख करोड़ के दिए गए ऐसे ही नहीं दिए जाते थे। तो जब ये एक्यूआर हुआ और एनपीए का निर्धारण हुआ, तो दोस्तों मैं फिर एक बार, ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए जो है ना, अब मैं नाम लूं कि किन किन बैंकों ने लोन दिया, उनके एमडी चेयरमैन उस वक्त में कौन कौन थे, ये बड़ा मुश्किल मामला है। पर मानिए कि जितनी भी बड़ी हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं सभी ने इस लोन को दिया। अब आते हैं कि इन लोन को किन किन लोगों ने, यदि हम वो फर्स्ट 12 जो है यदि हम उनको देखें जरा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स थे बड़े जिन्होंने इन लोन को लिया था। सबसे पहले आता है एसआर स्टील। एसआर स्टील के ऊपर जो है, जिसको बाद में आईबीसी के बाद में आरसी मित्तल निपुण स्टील ने टेक ओवर किया, इसके ऊपर जो था करीब वो 49,000 करोड़ का लोन था। डीएचएफएल के ऊपर 90,000 करोड़ का था। भूषण स्टील के ऊपर 36,000 का था। भूषण स्टील लिमिटेड के ऊपर, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के पावर के था। इलेक्ट्रो स्टील थी जिसको जेएसडब्ल्यू जिंदल स्टील ने लिया। श्राय ग्रुप जो कैलकाटा में है उसको एनएआरसीएल ने लिया। नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने लिया। आलोक इंडस्ट्री जो एक टेक्सटाइल कंपनी थी उसको टेक ओवर आईबीसी के बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया। मोनेट इस्पात एनर्जी लिमिटेड को, जिसको जेएसडब्ल्यू ने लिया और एआईओएन ने। और उसके बाद वीडियोकॉन इंडस्ट्री में तो कमाल हुआ कि 96% हेयर कट जो है ना वो बैंकों को लेना पड़ा। मतलब कुल 4% ही
लेंडर्स को उसमें पैसा मिला है। इसी तरीके से जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को, जिसको सुरक्षा ग्रुप ने लिया, जिन्होंने जो है करीब करीब हजारों 10 से 12 हजार जो है ना वो जो हाउस बायर थे उनके पैसे को भी किस तरीके से किया। और अब उनकी कंपनी को, उसके बाद में आया जेपी इंडस्ट्रीज। जेपी इंडस्ट्रीज का मैं जिक्र कर चुका हूं, पर जेपी इंफ्राटेक को सुरक्षा ग्रुप ने, जेपी इंडस्ट्रीज को अभी अडानी ग्रुप ने लिया है। रोटोमैक एक कंपनी थी कानपुर की। रुचि सोया, जिसको पतंजलि ने टेक ओवर किया है। लैंको इंफ्रा, जीवीआर एयरपोर्ट, एमटेक ऑटो, एबीजी शिपयार्ड, ज्योति स्ट्रक्चर एंड इरा इंफ्रा सबसे बड़ी रियल एस्टेट की, जहां पे सिर्फ एक आदमी ने जो है वो करीब जो है 76,000 करोड़ का लोन लिया। आपको मैं याद कराना चाहूंगा कि इन सभी लोन में यदि मैं देखूं कि कितना लेंडर्स को या ग्रुप ऑफ लेंडर्स को या कंजोर्टियम ऑफ लेंडर्स को कितना पैसा वापस मिला, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। रिकवरी का एवरेज रेट है, जो परसेंटेज में है वो एवरेज है 28%, 38%। जरा आप सोचिए। एंड 62% हेयर कट एवरेज है। और जैसे मैंने बताया वो वेरी करता है। तो एक दो मैं एग्जाम्पल दूंगा, जैसे मैंने वीडियोकॉन का दिया कि वीडियोकॉन में बैंकों को 96% का हेयर कट दिया गया। यदि आप डीएचएफएल को देखें, डीएचएफएल दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी, जो बॉम्बे की एक कंपनी थी, जो सबसे बड़ा बैंकों के साथ में घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग का है, और वो जेल में भी रहे हैं। इसी तरह एबीजी शिपयार्ड। तो डीएचएफएल का जो है उसमें उसको जो पीरामल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पीसीएफएल ने लिया है, उसमें जो कर्जा था उस पे भी 56% के करीब जो है ना हेयर कट बैंकों को लेना पड़ेगा। तो स्थिति बहुत ही भयावह है। जैसे मैंने बताया कि यदि आप एवरेज रिकवरी बैंकों के लोन की हुई हो तो मात्र 38% एंड 62% की रिकवरी नहीं हुई है। यदि आप 62%, जैसे मैंने पहले बताया, यदि 65% को आप लगाएं तो करीब करीब ये पैसा 20 से 22 लाख करोड़ रुपए जो है ना बैंकों का वापस नहीं आया। लेकिन आईबीसी ने ये जरूर किया कि उसमें वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा। नया नया कानून था, उसमें चेंजेस लाई गई वक्त के सामने। एक प्रोसीजर को चलाया गया और प्रोसीजर को चलाने के बाद जो असेट्स थे वो ऐसी कंपनीज को दिए गए और को जो कंपनी ने टेक ओवर किया, जिनकी बिडिंग सबसे अच्छी थी। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि हेयर कट जो है वो 45% से 96% तक जो है ना हेयर कट बैंकों को डिफरेंट अकाउंट में लेना पड़ा। तो ऐसी भयावह स्थिति में इन बैंकों का संरक्षण ही जब दूसरों को हुआ, जिसमें कम से कम 4 से 5 साल से 6 साल 7 साल तक का टाइम जो है ना वो लगा है। जेपी तो अभी अभी हुई है, तो 2016 से सबसे बड़ा टाइम 9 से 10 साल का लगा है जेपी को। इसी तरीके से वीडियोकॉन को भी काफ़ी बड़ा टाइम लगा है। तो दोस्तों सोचिए कि 20 से 22 लाख करोड़ रुपए जो है ना वो कंपनी वापस नहीं आया है। अब गवर्नमेंट को पिछले 10 सालों में आईबीसी के आने के बाद आज तक कितना पैसा वो राइट ऑफ किया गया है। राइट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो एज इन कॉर्पोरेट जिन्होंने एनपीए किया उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया कोर्ट के अंदर या एनसीएलटी के अंदर या एनसीएलटी के अंदर बाकायदा चल रही हैं। लगातार तरीके से रिकवरी के अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं बैंकों द्वारा। लेकिन मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि अभी तक जो रिकवरी हुई है वो मात्र 3,60,000 करोड़ हुई है, जहां पर देखिए कि 22 लाख करोड़ रुपया उन्होंने वापस नहीं किया और उसमें रिकवरी पिछले 10 साल में सिर्फ 3,60,000 करोड़ की हुई है।
आप देखें कि गवर्नमेंट को कितना बैंकों को जीवित रखने के लिए, बैंकों का क्रेडिट एपेटाइट को रिस्टोर करने के लिए, बैंकों को रिवाइव करने के लिए आईबीसी कानून तो लाया गया, लेकिन आईबीसी कानून से जो बैंकों को एक अपनी बैलेंस शीट को दुरुस्त करने के लिए, फ्यूचर के लिए उन्हें जो राइट ऑफ करना पड़ा, वो राइट ऑफ अमाउंट वो फाइनेंशियल ईयर 2023 तक जो थी, 2023 तक वो करीब करीब थी 16,35,000, मतलब 16,35,000 जो है बैंकों का ऐसा ऋण जो मैंने जो 17-18 नाम लिए हैं बिग कॉर्पोरेट, उसमें 12 डर्टी जो सबसे बिग अकाउंट्स हैं वो, या पूछ ले और जो पोटेंशियल हैं, इतने लोगों से जो राइट ऑफ करना पड़ा गवर्नमेंट को 2024 तक था 16,35,000। फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 में भी करीब करीब 90 से 1 लाख करोड़, तो इसका मतलब ये बढ़कर ये भी बैंकों को राइट ऑफ करना पड़ा है, तो टोटल अमाउंट होगी करीब करीब जो है वो 17.5 लाख करोड़ के आसपास होती है। गवर्नमेंट को भी बैंकों में फ्यूजन करना पड़ा करीब 5,40,000 करोड़ का, तो आप देखिए कितना बड़ा ये एनपीए से और यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो लोग थे, जो इन कॉर्पोरेट्स में थे, जैसे मैंने बताया, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जो ऑडिट फर्म्स जो सब इन्वॉल्व हैं, उनमें से कितने लोग जो है ना उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं। मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा कि कोई जेल गया है। कुछ लोग जेल गए हैं, लेकिन वो भी अब जमानत से बाहर निकल कर आ गए हैं। लेकिन देखना ये है कि ये जो पैसा है, जो गैप है, जो इतना बड़ा अमाउंट जो वापस नहीं आया है, उस वो अमाउंट कहाँ पे गई? वो टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई, जो हमारे देश की एक तरीके से कमाई है, वो कहाँ पर गई? तो दोस्तों, मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी ओपिनियन में या ओपन सोर्स से जो मैंने एक तरीके से रिसर्च की है, कि इन लोगों ने बड़ी अमाउंट में मनी को साइफन किया है ऐसे टैक्स हेवन कंट्रीज में, जहां से उस पैसे को रिटर्न कराना बहुत ही मुश्किल है। इनकी प्रॉपर्टी अटैच होनी चाहिए, इनकी फैमिली जो ट्रस्ट है उसको क्यों इससे रिकवरी से बाहर रखा जाए, उनकी पर्सनल गारंटी को ब्रेक करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से एमएलए और एमपीज कानून में बनाकर हर कोर्ट में 1 साल के अंतर्गत जो है ना वो डिसीजन हो सकता है, इसी तरीके से जितने भी ये डिफॉल्टर हैं जिनके खिलाफ एनपीए हुए हैं, उन फैमिलीज को और जो सब इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी इसी तरीके से कानून बनना चाहिए कि हर कोर्ट में या एनसीएलटी के अंदर जो है ना, या किसी और कोर्ट में 1 साल से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए, और फिर हाई कोर्ट में भी 1 साल का और सुप्रीम कोर्ट में भी 1 साल का, जिससे ये सभी जो है ना अकाउंटेबल हो सके। और रिकवरी के पूरे प्रावधान, इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, उसे प्रॉपर्टी को, असेट्स को जो है ना मोनेटाइज करना चाहिए टेक ओवर करके। जरा सोचिए, सभी के सभी जिनके खिलाफ केस भी हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, या पीएमएलए के ईडी ने किए हैं, सीबीआई ने किए हैं, तो ये सभी केसेस को लड़ने के लिए इन पर एक बैटरी ऑफ लॉयर्स है, जिनकी फीस जो है ना वो करीब करोड़ों करोड़ों में है। तो ये सालों साल मुकदमा जो है ना वो लड़ रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। तो क्यों ऐसे डिफॉल्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए? आई विल नॉट से प्रोटेक्ट किया जाए, पर क्यों नहीं एक बहुत ही स्विफ्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान इसके लिए होना चाहिए, जिससे इस रिकवरी को लिया जा सके। अब दोस्तों, मैं आता हूं कि इसका कितना बड़ा प्रभाव जो है ना वो भारतीय इकोनॉमी में, जैसे मैंने बताया कि 33.5 लाख करोड़ रुपया अनअकाउंटेबल दिया गया और कुल 68% की रिकवरी नहीं हुई है। तो इसमें आप सोचिए कि 25 लाख करोड़ के आसपास तो ये पैसा इसी तरीके से गया,
जो मतलब टैक्स पेयर का या हमारा देश का पैसा या बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए, उनके क्रेडिट एपेटाइट को सुधारने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी जीत जो हुई है वो ये हुई है कि कम से कम उन सारे असेट्स को, उनकी कंपनीज को एक तरीके से टेक ओवर कर लिया गया है और वो ऐसे हाथों में सौंप दी गई है जहां पर वो उसका प्रोडक्टिव यूज अब कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो समय एक लैप्स हुआ है आईबीसी को लगाने के बाद में, 3-4 साल में ये सब होना चाहिए था, उसमें कुछ कंपनीज और कुछ कारपोरेट को 9 से 10 साल लगे हैं। तो उन सभी की जांच जो है ना एस गहराई से होनी चाहिए और जैसे मैंने कहा उनके असेट्स अटैच होने चाहिए, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी चाहे यहाँ पे हो चाहे बाहर हो, या फैमिली असेट्स या जो बेनामी प्रॉपर्टीज उन्होंने खरीदी हुई है उसकी भी गहन तरीके से जांच होनी चाहिए। आधार कार्ड को उनकी प्रॉपर्टीज से लिंक किया जाना चाहिए जिससे पता चल सके कि कोई भी बेनामी प्रॉपर्टी उनकी नहीं है और जिसको जो है ना गवर्नमेंट जब्त की जा सके। तो दोस्तों ये थी कहानी जो है वो बिगेस्ट डे लाइट बैंक लूट, और जिसके कारण बने जो यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान जो ये बैंकों की लूट हुई, इस जो बड़े बड़े स्कैम थे उसके साथ और किस तरीके से एनडीए में आके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा कानून आईबीसी को बनाकर उनको किस तरीके से बैंकों को पुनरुद्धान किया। और आज बैंक जो है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग है और वो हमारी आर्थिक व्यवस्था में, वो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमारे सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी जो वो अपनी एक तरीके से पैसा दे रहे हैं वो भी अपनी प्रॉफिट से, आमदनी से, वो भी अभूतपूर्व है। तो ये थी कहानी इस लूट की। और इसके साथ साथ जो है ना हम छूना चाहूंगा कि ये एक ऐसा दौर था यूपीए 1 और यूपीए 2 का जिसमें इकोनॉमी को जो झटका लगा है वो इकोनॉमी को, मेरा मानना है कि कम से कम 1 से 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का जो है वो झटका लगा है कांग्रेस की रिजीम से, जिससे यदि ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती पहले ही तो हमारी इकोनॉमी जो है ना कभी का, मेरा मानना था कि 2024-2025 तक ही 5 ट्रिलियन की हो जानी चाहिए थी। लेकिन उसके बीच में जो है इस गवर्नमेंट की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के द्वारा और बैंकों को जिस तरीके से रिवाइव किया गया और जिस तरीके से हमारी आर्थिक प्रगति जो है बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड रही है, एंड वी हैव बिकम fastest growing large economy in the world. We have become from 5 fragile economy 2014 में जो हम काउंट होते थे उससे आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और शायद अगले साल फाइनेंशियल ईयर तक हम जो हैं वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और उसके साथ साथ हम मिलिट्री माइट के रूप में भी उभर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में और स्कैम भी हुए हैं, जिसमें मैं एक और बहुत बड़ा स्कैम का रेवल्यूशन बहुत ही जल्दी करने जा रहा हूं। लेकिन फेक करेंसी का मामला भी इसी गवर्नमेंट यूपीए 1 यूपीए 2 में, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को डीमोनेटाइजेशन करना पड़ा, नोट को चेंज करना पड़ा, करेंसी को चेंज करना पड़ा, तो उसमें एक अलग ही कहानी है जिसके ऊपर मैं एक पॉडकास्ट ऑलरेडी बना चुका हूं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, सर्कुलेट करिए और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करिए। टिल नेक्स्ट एक और बड़ा मुद्दा मैं आपके समक्ष लेके आऊंगा। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।